सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं, राजनीति की रेस बताएंगे सुकेश। वीडियो की शुरुआत में आपने राहुल गांधी का ट्वीट देखा। ट्वीट में राहुल गांधी बोलते हैं कि मेरा चक्रव्यूह वाला बयान अच्छा नहीं लगा। ईडी कभी भी रेड मार सकती है। उनके जो सूत्र हैं उनसे उनको जानकारी मिल गई। आपने राहुल गांधी का वो चक्रव्यूह वाला पार्ट भी सुना। जिस दिन राहुल गांधी का ये बयान आया, उस दिन हमने आपको राहुल गांधी के पूरे बयान को डिकोड करके बताया भी था कि उस बयान के क्या क्या मायने हैं। अब ऐसे में समझेंगे कि ये जो ट्वीट है उसके क्या मायने हैं। इसके बाद से समझेंगे कि ये जो चक्रव्यूह वाला बयान था वो आखिर किसको चुभ गया। सर, राहुल गांधी किसकी बात कर रहे हैं? टाइमिंग देखिए जी, 1:52 रात में राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है, एज इफ उनके पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो। जी, मैं उसको डाउट नहीं करता। वो 20 सालों से राजनीति में है, सांसद हैं, सत्ता में रहे हैं, एलओपी हैं, कुछ जानकारी हो सकती है जी। लेकिन क्या ये सिर्फ जानकारी के बिना पे किया गया है या फिर वो एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं? वो ये दिखाना चाहते हैं। याद करिए उनका वो बयान जो उन्होंने संसद में दिया, और उस बयान में उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे मालूम है कि प्रधानमंत्री मेरा भाषण सुनने नहीं आएंगे, आगे भी नहीं आएंगे। कहने का आशय यह था कि वो मुझे फेस नहीं कर सकते। राहुल गांधी एक वॉरियर की तरह अपनी इमेज बनाना चाहते हैं। जी, हाल के दिनों में उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो एक ऐसा राजनेता है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उसने ये प्रूव किया है। डरो मत, ये कह के वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि तमाम हमले होंगे, उनकी सदस्यता जाएगी, उनका घर छीना जाएगा, लेकिन वो डरेंगे नहीं, वो बोलना जारी रखेंगे जी। और वो क्रम उन्होंने जारी रखा है। वो अंबानी अंदानी का नाम लेते हैं, उसको एक्सपंज करने की बात होती है तो वो A1 A2 कह के उनको संबोधित करते हैं। ए से अंबानी है, ए से अदानी है तो वो A1 A2 कर देते हैं। निशाना उनका प्रधानमंत्री है। तो क्या वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं? क्या जानकारी के आधार पे ये पब्लिक डोमेन में डाल के वो दबाव बनाना चाहते हैं? आज अगर उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया तो ये कहेंगे कि मैंने पहले कहा था कि बुलाया गया था, कि अब मेरे ऊपर रेड होगा, मुझे बुलाया जाएगा, और मैंने कहा था कि नाश्ता मेरी तरफ से, चाय बिस्किट हमारी तरफ से होगा जी। तो वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं क्या? वो दरअसल अपनी इस राजनीति को, इसको बहुत लोग और कई मायनों में वो मेल खाती है अरविंद केजरीवाल की राजनीति से। अरविंद केजरीवाल भी कई बार ये ट्रिक अपना चुके हैं कि हम पे रेड होने वाला है, हम पे कार्रवाई होने वाली है, हमें गिरफ्तार करने वाले हैं। राहुल गांधी ने ये पहली बार किया है। वो चक्रव्यूह की बात करते हुए जो बयान हमने अपने दर्शकों को सुनाया कि ये पसंद नहीं आया, वो डिस्कोर्स में उस बयान को लाना चाहते हैं कि आखिर कौन लोग हैं जिनके इशारे पे सब कुछ होता है जी, और क्या वो इससे भयभीत हैं? बोले नहीं है। तो वो अपनी इमेज जो उन्होंने हाल के दिनों में क्राफ्ट की है उसको वो आगे ले जाना चाहते हैं। वो इस डिस्कोर्स को बनाए रखना चाहते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, कि राहुल गांधी एक रिलेंटलेस वॉरियर है जो प्रधानमंत्री तक से नहीं डरता, जो अब 240 लोगों के साथ है,
जो एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है अपोजिशन का, और इसीलिए वो अपोजिशन लीडर है, और वो 99 का नेता नहीं है, 240 का नेता है जी। और वो जातीय जनगणना की बात करेगा। उन्होंने जातीय जनगणना पे बहुत जोर देके कहा, उन्होंने किसानों के एमएसपी को लीगलाइज करने को बहुत जोर देके कहा कि इसी सदन में करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक पैराडाइम शिफ्ट है। इन दोनों ही मुद्दों पे पहले कांग्रेस की राय नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की राजनीति को राहुल गांधी बदलना चाहते हैं और इस बिना पे वो अपनी एक इमेज तैयार करना चाहते हैं और इस इमेज के जरिए वो आगे बढ़ रहे हैं। हाल के दिनों में जो कुछ चीजें उनके बारे में लिखी जा रही हैं, अलग अलग एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो नरेंद्र मोदी को एक जमाने में बहुत लार्जर देन लाइफ पेंट किया करते थे, उनमें से एक चेतन भगत है। बहुत लोग कहेंगे कि चेतन भगत कोई फाइनल वर्ड नहीं है, लेकिन वो एक इशारा करता है कि वो लोग, ये भी एक आज की तारीख में जो वर्ल्ड है, इट हैज बिकम स्मॉलर, ये चीजें पर्कुलेट करके जाती हैं कि जो लोग आपके धुर विरोधी थे वो भी आपके पक्ष में लिखने लग गए। आपको ये याद करिए, पैरेलल खींचिए आप, करीब 30 सालों का लंबा, 3 दशकों से ज्यादा का शासन बंगाल में लेफ्ट का था, और सबसे ज्यादा जो ममता बनर्जी के लिए माहौल बना वो लिटरेरी लोग थे। वो ऐसे फील्ड से आर्टिस्ट, नोबेल लॉरिएट, साहित्यकार, ऐसे लोगों ने ममता बनर्जी के पक्ष में बोला और फिर ऐसा लगा कि जो भद्र लोग हैं वो ममता बनर्जी के साथ है। तो उनमें से एक एक करके कुछ लोग जब निकल रहे हैं, और जिनमें से एक चेतन भगत है जो कहते हैं कि जब 2011 में मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा तो मुझे मॉक किया गया था, क्योंकि वो उस समय गुजरात के सीएम थे और उनके ऊपर दंगों का एक दाग लगा हुआ था, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता को लेकर सवाल था। उस बीच में उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय राजनीति में आने वाले हैं, उनका प्रादुर्भाव होने वाला है। वो कहते हैं कि वो डिमिनिश हो रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, और राहुल गांधी अगर अपने कार्ड्स ठीक से खेलें तो वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। वो तारीफ में कहते हैं कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पे वो शिव को सेंटर में रख के भाषण देते हैं, जो डोमेन दरअसल बीजेपी का है। वो आंखों में आंखें डाल के बात करने लगे हैं, वो अपनी बात बहुत क्लैरिटी के साथ रख रहे हैं। तो जब इस तरीके के एडजेक्टिव्स उनको मिलते हैं, इस तरह के एक्युलेट्स उनको मिलते हैं, तो आदमी और आत्मविश्वास से भरता है और अपनी बात प्रमुखता के साथ, प्रखरता के साथ सत्ता के सामने रखना चाहता है। मुझे लगता है कि ये ट्वीट पहला प्रीएम्प्ट करना है, दूसरा अपनी बात को रीइटरेट करना है, तीसरा नरेंद्र मोदी पे सीधा हमला करना है, और चौथा ये दिखाने की कोशिश है कि वो नहीं डरते। इसको अंडरलाइन करने की कोशिश है। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि अभी साल नहीं गुजरा है, हमने विधानसभा चुनाव भी देखे, राहुल गांधी अकेले निकले थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान अकेले प्रचार कर रहे थे, उतनी सफलता नहीं मिली कांग्रेस को, तेलंगाना जीती थी बस, छत्तीसगढ़ भी रिटेन नहीं कर पाई। उसके बाद से हम लोकसभा पहुंचते हैं, लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस करती है इंडिया गठबंधन, अच्छी सीटें आती हैं, और उसके बाद से राहुल गांधी का एक अलग रूप भी दिखता है हमें संसद में। फिर चेतन भगत का ये आर्टिकल भी आता है जिसमें वो लिखते हैं कि अगर वो कार्ड्स अपने अच्छे से प्ले करे तो हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में देखे जाए फ्यूचर में। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक साल भी नहीं हुआ, जो व्यक्ति अभी विधानसभा चुनाव जीत के आ रहा है, हो सकता है कि जो अगला आने वाला विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, उस नजरिए में अगर इंडिया गठबंधन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है एक सिनेरियो में, तो राहुल गांधी का ये वाला जो रूप है वो फिर से वापस चला जाएगा? देखिए, ये कहना तो प्रीमैच्योर है ही। इंडिया ब्लॉक का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, कांग्रेस ने बेटर किया है जी, लेकिन हमेशा याद रखिए कि एक कोलिशन जिसमें जो उसका न्यूक्लियस है वो अगर बहुत पावरफुल है तो वो कोलिशन लंबे समय तक चलता है। बीजेपी के हवाले से अगर देखें तो बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसकी 240 खुद की संख्या है, बाकी लोग पेरिफेरी पे हैं, साइड में, तो दे कैन गेट अलॉन्ग, क्योंकि एक ऐसा नेता है, एक ऐसी बड़ी पार्टी है जो बीच में है, केंद्र में है। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है, वो 99 के साथ है, चलिए 2 और जोड़ लिया जाए 101 के साथ है,
उनके साथ जो पार्टियां हैं वो 37 पार्टी वाली समाजवादी पार्टी है, उनके पास जो दूसरे नंबर की पार्टी है वो 29 सांसदों वाली टीएमसी है, तीसरे नंबर की पार्टी डीएमके। ये तमाम बड़ी पार्टियां हैं और एक मतलब इनर कॉन्ट्रडिक्शन जो होता है वो आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि ये सारी पार्टियां जो हैं अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो उनका शेयर, तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट वहां होगा कि ये आखिर जब मजबूत होंगे तो वो इनर कॉन्ट्रडिक्शंस दिखेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये हमारा शेयर अपने साथ ले जा रहा है। तो क्या इन द लॉन्ग रन हम क्या इन तमाम दलों को एक साथ ये इंडिया ब्लॉक दिखेगा क्या? ये सबसे पहला सवाल। और दूसरा जो फौरी तौर पे अभी सामने आएगा वो 3 राज्यों के, खासतौर पे 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। अगर उस चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब होता है तो ब्रांड मोदी थोड़ा और डिमिनिश करेगा, और कहीं ना कहीं दिमाग में यह है कि इस मोमेंटम को लूज नहीं करना है। राहुल गांधी इस मोमेंटम को लूज नहीं करना चाहते। वो इन 3 राज्यों के नतीजे जानते हैं कि इससे एक नैरेटिव बिल्ड होगा फिर से। जी, बीजेपी कमजोर हुई है, नरेंद्र मोदी कमजोर हुए हैं, लेकिन क्या इन 3 चुनावों में अच्छे प्रदर्शन के बाद बीजेपी फिर से वापस आ जाएगी और यह कहा जाएगा कि एक फ्लूक था इंडिया ब्लॉक का सक्सेस? राहुल गांधी इसको समझते हुए वो मोमेंटम बना के रखना चाहते हैं, जैसे कि वो महाराष्ट्र में जीत रहे हो, वो हरियाणा में जीत रहे हो, वो झारखंड में जीतने ही वाले हैं। इसलिए वो बार बार मिडिल क्लास के बारे में कहते हैं कि आपने तो पीठ में भी छुआ घोपा और छाती में भी, तो वो भी हमारे पास आने वाले हैं, युवा भी उनके पास आने वाले हैं, किसान भी उनके पास आने वाले हैं। उन्होंने जब चक्रव्यूह की बात की वो तमाम चीजें वो कह रहे थे। जो छोटे कारोबारी हैं वो भी आपसे नाराज है, सब उनसे दुखी हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि उनके पास अभी भी 240 एमपी हैं अपने जी, और 290 से ज्यादा उनके पार्टनर्स के साथ हैं। राहुल गांधी को इसकी जानकारी है, इसलिए वो जो मैं कह रहा हूं, जो मुझे समझ में आता है कि वो इस मोमेंटम को लूज नहीं करना चाहते हैं। वो नरेंद्र मोदी पे, भाजपा पे लगातार ये दबाव बनाकर चलना चाहते हैं, और एक जो एज मिला है उनको महाराष्ट्र में, एक जो वो फाइटिंग फोर्स के तौर पे हरियाणा में खड़े हो गए, 10 में से 5 कांग्रेस का जीतना, जहां वो 0 थी जी, हुडा अपना चुनाव हार गए थे। तो वैसे में वो दिखाना चाहते हैं कि वहां हम जीतने वाले हैं, और ये जीत उनको और एम्पावर करेगी, ये जीत उनको और उनकी स्पीच को और धार देगी। जो अभी आप राहुल गांधी को देख रहे हैं, अगर आप आने वाले समय में इन 3 चुनाव के नतीजे देखें, अगर वो इंडिया ब्लॉक के पक्ष में गया तो वो राहुल गांधी को और धार देने वाले हैं। इसीलिए उसको, उस मोमेंटम को बनाए रखना राहुल गांधी के सामने एक चुनौती है। वो एक 24/7 नेता के तौर पे इसलिए सामने आ रहे हैं 1:50 पे ट्वीट करना, अगले दिन इसको दोहराना, पूरी चर्चा इसके इर्द गिर्द होने लगना। मतलब राहुल गांधी सेंटर में हैं, मतलब वो राहुल गांधी रिलक्टेंट नहीं है, राहुल गांधी स्टेज में पे आ चुके हैं, या वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, सत्ता पक्ष उनका जवाब दे रहा है। ये उल्टा होता था। तो ये कोशिश, इसी को बनाए रखने की कोशिश है कि ये लंबा चले। जी, तो आप आने वाले उपचुनाव देखें, उत्तर प्रदेश के 3 राज्यों के चुनाव, जम्मू कश्मीर के चुनाव, ये हाल फिलहाल के सबसे रोचक चुनाव होंगे, यद्यपि ये विधानसभा के चुनाव है। मतलब बेसिकली राहुल गांधी सेंटर में तो आ चुके हैं। पहले हमने देखने को मिलता था कि राहुल गांधी जो भाषण देते थे उस पे जो सत्ता पक्ष थी उतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन राहुल गांधी अब मुद्दे बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उस ट्वीट पे चर्चाएं हो रही हैं। अभी तक ईडी की रेड हुई नहीं है या फिर ईडी का समन आया नहीं है, लेकिन चर्चाएं भतेर हो गई उस पर। देखते हैं कब तक रेड आता है, कब तक चर्चा होती है, राहुल गांधी का अगला ट्वीट क्या आता है, राहुल गांधी सदन में कब पहुंचते हैं, क्या बोलते हैं, इन सब पे हमारी नजर रहेगी। फिर एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।